फोर्थ अभी छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए। वर्क डन बाय द गैस इन अंडरगोइंग एन एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू V2 ना, हमें यहाँ पे गैस का वर्क डन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है ना V1 से V2, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो अब हमें पूछा गया यहाँ पे डिपेंड्स ओनली इन द ऑन द चेंज इन वॉल्यूम ना। तो हमें देखो पता है कि जब वर्क डन होता है तो वो क्या होता है, इंटीग्रल PdV ना, इंटीग्रल PdV प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम में चेंज पे भी डिपेंड करता है। is uniquely defined quantity, it is not uniquely defined quantity, it depends on the manner in which expansion takes place। तो अब देखो यहाँ पे ये सही बात है ना कि देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो हर बार ये P इंटू डेल्टा वी तो नहीं आता ना, केवल कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में आता है ना P इंटू डेल्टा वी। जैसे आइसोथर्मल के प्रोसेस में ये कुछ अलग आता है, nRT ln V2 बाई V1 वर्क डन आएगा। अलग अलग प्रोसेस के लिए ये इंटीग्रेट करोगे तो अलग अलग आएगा ना। श्रेयस समझ लो ना, केवल कांस्टेंट प्रेशर होगा तभी ना आप इसको P इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो, अदर केसेस में अलग अलग आएगा। तो D इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि इट इज नॉट यूनिकली डिफाइंड क्वांटिटी ना। अबे वर्क डन हमेशा PdV होता है ना, VdP नहीं होता प्लस। इट डिपेंड्स इन द ऑन द मैनर इन विच द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस ना, कैसे एक्सपेंशन हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा ना, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हुए एक्सपेंशन हो रहा है ना। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, PV क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। अलग अलग प्रोसेस के लिए P की वैल्यू अलग डालोगे यहाँ इंटीग्रेशन में तो अलग अलग वर्क डन आएगा। प्रथम फोर्थ वाला थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बताता हूँ ना। फोर्थ में कुछ तो दिक्कत लग रही, थोड़ा मुझे सोच लेने दो फिर बताता हूँ। नेक्स्ट बताओ तब तक। फर्स्ट के बाद और कौन सा था, थर्ड वाला था। थर्ड वाले में देखो क्या है, इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, वैल्यू ऑफ गामा। थर्ड वाला तो आपको कराया था ना। आप पहले क्या करो, एफ ऑफ मिक्सचर निकाल लो। एफ ऑफ मिक्सचर आ जाएगा N1F1 प्लस N2F2। और वैसे भी यहाँ पे N1 प्लस N2 ना ज्यादा बेटर हमेशा ये पड़ता है, क्योंकि गामा वाला फॉर्मूला याद नहीं रखोगे। अगर याद है गामा वाला फॉर्मूला तो लगा दो, नहीं तो एफ ऑफ मिक्सचर निकालो, फिर गामा ऑफ मिक्सचर बराबर 1+2/f ऑफ मिक्सचर ना, ये लगा दो। मोनोएटॉमिक गैस है तो F3 लोगे, डायटोमिक गैस है तो F5 लोगे ना। एक बार 3 और 5 लेकर के N1 N2 1 1 एंड सॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ वाला। अच्छा एक मिनट, सिक्स्थ वाले में देखो क्या है, unit of mass of a liquid of volume V1 completely turns into a gas of volume V2 at constant unit mass of liquid, ठीक है, at constant atmospheric pressure P0 and temperature T। सलोनी ये जो आप बोल रहे हो वो आपने कब पढ़ा है, जब पूरा का पूरा सिस्टम शुरू से लास्ट तक गैसियस स्टेट में होगा ना। शुरू से लास्ट तक गैसियस स्टेट में होता है तब ऐसा होता है ना।
समझो शुरू से लास्ट तक जब गैसियस स्टेट में होता है, अगर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा तो वो ज्यादा फ्रीली मूव करने लग जाएंगे ना। अगर वो ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे ना, अगर वो ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी ना। ना हम लोगों ने देखो एक क्वेश्चन भी किया था ना कि एक वाटर के 1 kg को वेपर में चेंज किया था और उसमें डेल्टा यू पूछा था। इसको आइसोबारिक प्रोसेस लेके डब्ल्यू निकाला था, क्यू इक्वल टू एम एल लगा के ये निकाला था, फिर डेल्टा यू निकाला था। समझ आ रहा है ना, क्लास में ये क्वेश्चन किया था ना, वाटर को वेपर में चेंज करने में इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाला था। ठीक है बच्चों। 10th में देखो क्या है, देखो हमेशा ये ध्यान रखो फेज चेंज के टाइम में ना, फेज चेंज के टाइम में जैसे मान लो वेपर से लिक्विड बन रहा है ना, वेपर से अगर लिक्विड बन रहा है तो वहां पर एनर्जी को आप निकाल रहे होगे ना, यहां से एनर्जी आप बाहर निकाल रहे होगे ना, तब ना वेपर से लिक्विड बनेगा ना। तो इस प्रोसेस में जब वेपर से लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता। इनके बीच की डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, वेपर फेज में ज्यादा होती है और लिक्विड फेज में कम हो जाएगी ना। तो जैसे इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हो, एक मान लो जैसे मास की वजह से होता है तो ऐसे होता। अब अगर आर की वैल्यू इनके बीच की कम हो रही है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो रही होगी, निगेटिव में बढ़ रही होगी। निगेटिव में बढ़ रही है मतलब यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। हम लोगों ने देखो आइडियल गैस के लिए माना था कि इंटरनल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक होगी, बट एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में इंटरनल जो पोटें एनर्जी होती है उसमें के और यू दोनों होते हैं। के और यू दोनों होते हैं ना। हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए तो माना था तो केवल के माना था, क्योंकि आइडियल गैस में हमने माना है ना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कितना होता है, 0, आइडियल गैस के लिए। तो इसलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मानते हैं ना। लेकिन रियल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है ना, क्योंकि फोर्स 0 नहीं होता। और जहां पे भी फेज चेंज होता है वहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में सारी एनर्जी जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। फेज चेंज के प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। श्रेयस देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, एक हमने पढ़ा मैटर में एक आइडियल गैस पढ़ा और एक नॉन आइडियल थिंग्स हैं जो भी अपने सराउंडिंग में है ना। आइडियल थिंग्स में हमने क्या पढ़ा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता ना। आइडियल गैस में आपने क्या माना था, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ना अट्रैक्शन का ना रिपल्सन का। ठीक है ना श्रेयस।
अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी ना, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए यहां पे हम इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं जो भी है वो सब किसके वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। बट नॉन आइडियल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लगता है ना। जैसे एक मास एक स्प्रिंग से अटैच है, इनके बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, तो अब जब भी ये मूव करेंगे तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर होगी ना। जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा तो वहां पर एनर्जी स्टोर होगी ना। जैसे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वहां पे यू लिखते हो ना, -G m1 m2/r। तो अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इंटरनल एनर्जी में दोनों है। और जब भी फेज चेंज होता है ना, फेज चेंज के टाइम में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ भी नहीं होता है ना। जो भी एनर्जी देते हो या निकालते हो वो सब पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में जाता है। जो भी एनर्जी हम देते हैं या निकालते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में। अगर मॉलिक्यूल पास पास आ रहे होंगे, पास पास आएंगे तो आर की वैल्यू कम हो रही होगी। हाँ बोल सकते हो, क्योंकि टी कांस्टेंट है ना। तो आर की वैल्यू कम हो रही है अगर, तो वहां पे यू का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा होगा बट यू कम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना कि फेज चेंज के टाइम पर के कांस्टेंट रहेगा और यू चेंज करेगा। नेक्स्ट बताओ। हाँ, फेज चेंज में तो टी कांस्टेंट रहता है ना सिद्धेश, ये तो पता ही है अपन को ना, फेज चेंज में टी कांस्टेंट रहेगा। इंटेक्स 3 का सिक्स्थ वाला, इंटेक्स 2 में डाउट नहीं है। इंटेक्स 1 का 10th अभी तक, अबे क्या मैं डिस्कस कर रहा था? अबे ओम पटोले, अभी तक कौन सा डिस्कशन चल रहा था ये इतनी देर से मैं ये बता रहा हूँ, ये कौन सा वाला है? अबे क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा तो कैसे समझोगे तुम? आधा घंटा से मैं एक्सरसाइज इंटेक्स 1 का 10th कर रहा था, फिर बाद में बोल रहा है 10th वाला बताओ। पटोले कहाँ गया? पटोले बताओ। तू ये सुन नहीं रहा था क्या, लेट ज्वाइन किया था? हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना। अबे अमन, अभी तक मैंने बेइज्जती नहीं की थी, तू बोल के ऐसे उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसको रियलाइज करा रहा है कि हाँ तेरी बेइज्जती हुई है। इन टेक्स्ट टू। हाँ यार, टेस्ट के टॉपिक अभी क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट के टॉपिक क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट रहेगा भाई।
इंटेक्स 2 का कौन सा वाला बोले हो? 7th वाला ना? 2 मिनट रुकना ना, मैं एक बार यार चेक करूं उसका जो आंसर है ना इंटेक्स 1 का 4th वाले का, मुझे वो लग रहा है वो कुछ गड़बड़ है यार। एक बार मैं उसका सोल्यूशन भी चेक कर लेता हूँ कि वहां पे क्या दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाना बस। इसमें भी दिया ही नहीं। 3 4। अरे यार उधर भी नहीं दिया है उसका। चलो इंटेक्स 2 का अब हमें कौन सा करना था? क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग? टेस्ट का तो यार एंड में कर लेते हैं ना, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे ना कौन सा रखना है। अभी मेरे को डाउट डिस्कस कर लेने दो ना। इंटेक्स 2 का 7th बोला था ना? इंटेक्स 2 का कौन सा था? 7th, हाँ। 4th भी है? 7th? पहले 4th देख लो। इंटेक्स 2 का 4th देख लो। 4th में देखो क्या बोला गया है। एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस, द वर्क डन बाय द गैस। देखो मैंने आपको बोला था ना, यार जो उनको टेंशन है वो पूछेंगे ना, नोटिस डलवा देंगे ना सबके लिए, तुमको टेंशन ले रहे हो। देखो अब आइडियल गैस में आइसोबारिक प्रोसेस की बात हो रही है ना। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने देखा था ना कि Q जो होगा डेल्टा U और वर्क डन सब एक रेशियो फॉलो करते हैं ना। याद है ये सब एक रेशियो फॉलो करते हैं। तो एक बॉडी, एक चीज दे दी गई ना आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वर्क डन Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको वर्क डन पूछा गया है ना। तो आप क्या करोगे, इनका रेशियो ले लो। ये देख लो किस रेशियो में। सीपी कितना बोलोगे? सीवी प्लस आर, और सीवी कितना बोलोगे? आर ओवर गामा माइनस 1 ना। सीपी की वैल्यू डाल दो यहाँ पर आर के टर्म में, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। क्यू दिया है, डब्ल्यू आ जाएगा। हो जाएगा इंटेक्स 2 का 4th। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 5th वाला। 5th देखते हैं। देखो इसमें ये बोला गया है कि कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस की इक्वेशन ऐसे दी गई है, अल्फा टी स्क्वायर बाई वी, जहां अल्फा कांस्टेंट है और हमें वर्क डन बाय मटेरियल बताना है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर जो है T0 से 2 T0 तक चेंज हो रहा है।
अगर टेम्परेचर इतना चेंज हो रहा है तो हमें, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो हमें वर्क डन बताना है। तो आप देखो, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, P कांस्टेंट है ना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रल P dV। अब यहाँ पे P कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा ना, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, P इंटू V2 माइनस P इंटू V1 ना। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, P डेल्टा V मतलब फाइनल V माइनस इनिशियल V, फाइनल मतलब V2 लिख दिया है, इसको इनिशियल लिख देते हो ना। अब देखो यहां से आप क्या लिखोगे, P इंटू वी बराबर अल्फा टी स्क्वायर। जब आप P तो कांस्टेंट है, जब फाइनल V लोगे तो फाइनल T आएगा, जब इनिशियल V लोगे तो इनिशियल T आएगा। तो PV की जगह आप क्या डाल सकते हो यहाँ पे, अल्फा इंटू फाइनल टी का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू इनिशियल टी का स्क्वायर। चमक रहा है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। ना, अल्फा फाइनल टी है 2T0, इनिशियल टी है T0। हमेशा ये स्टेप ध्यान रखो ना, जहां पे भी P डेल्टा V है ना, उसको आप P2 V2 माइनस P1 V1 लिख देते हो, यही आएगा आंसर ना, दिया कुछ भी हो या यही आएगा। C दिया है तो गलत दिया होगा। ये कितना आया हमारा, डी ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ फिफ्थ का डी आएगा। हाँ प्रथम ना, डी आएगा, डी आएगा, सही कर लो उसको, डी ऑप्शन कर दो। नेक्स्ट बताओ। 7 देखो, 7th में क्या है, एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स ना। आपको आरएमएस वेलोसिटी को 2 टाइम कम करना है। आरएमएस वेलोसिटी केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे ना। अगर टेम्परेचर T से T/4 होगा, अगर टेम्परेचर T से T/4 होगा तब ना आरएमएस वेलोसिटी नई वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी, पहले की हाफ हो जाएगी ना, 1/4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो हाफ करना है मतलब टेम्परेचर कितना करना है, 1/4 करना है ना। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देख लो, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, टीवी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा ना, तो आपको यही बताना है कि कितना वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो आप लगा दोगे T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। इनिशियल टेम्परेचर अगर T है और इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, अब ना गामा की वैल्यू दी है ना। नेक्स्ट, इंटेक्स 3, ठीक है। भावेश 9th इसका बोल रहा है क्या, 2 का 9th, 2 का 9th देख लो। इसी इंटेक्स 2 का 9th देख लो।
अबे कल्पेश कई बार केटीजी वाले इसमें आ जाते हैं ना, चलता है इतना, और ये वाले कई बार केटीजी में पूछते हैं। नाइन्थ में देखो क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 300 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V इन प्रोसेस P इक्वल टू ना। आपको देखो ये बोला गया है कि ये कोई प्रोसेस हो रहा है और वॉल्यूम को हम V से 2V कर दे रहे हैं ना। अगर वॉल्यूम को हम V से 2V कर देंगे तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर 300 केल्विन से कितने टाइम हो जाएगा। फिर से देखो आप ऐसे ही सोचोगे, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो अब ये प्रोडक्ट जितने टाइम बढ़ेगा उतने टाइम टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ना। पी और वी का प्रोडक्ट जितने टाइम बढ़ेगा उतने टाइम टेम्परेचर बढ़ेगा। पी की वैल्यू यहां से रख दो, तो ये क्या आया, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है ना। अगर वॉल्यूम को आप 2 टाइम करोगे तो टेम्परेचर कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, 2 टाइम हुआ है ना, तो यहाँ 2V करोगे तो टेम्परेचर 4 टाइम आएगा ना, मतलब 1200 केल्विन। कुछ चमक रहा है, हाँ बी आना चाहिए। आपको चेंज इन टेम्परेचर पूछा है ना, चेंज पूछा है। फाइनल टेम्परेचर अगर 1200 है और इनिशियल 300 था तो चेंज कितने का आया है, 900 का चेंज आया ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट अब चले टेक्स्ट 3 पर। हाँ भावेश, अब तो पवार सर भी नहीं है कि उनकी क्लास लगा पाऊं। एडवांस मैथमेटिक्स पे ध्यान रखो भाई। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ाया जाएगा श्रेयस ना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी जो होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ाया जाएगा। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब ये आप अभी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बताओ, तो वो छोड़ दो अभी ना, बल्क मॉडुलस, जो भी ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन अभी छोड़ दो। हाँ दिया होगा प्रथम, अपन उस टाइम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ना, जब समझ आएगा थ्योरी तभी बताने का मतलब है ना। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में देखो आपको बोला गया है कि कोई प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी दी है और वो वेरिएबल है। फिफ्थ इसी का बोल रहे हो ना, इंटेक्स 3 का फिफ्थ ना श्रेयस। ए इज अ कांस्टेंट इफ गामा दिया हुआ है, द वर्क डन बाय द 1 मोल ऑफ गैस ड्यूरिंग द हीटिंग फ्रॉम टी नॉट टू एन टी नॉट। हमें वर्क डन बाय गैस पूछा गया है ना, और प्रोसेस का सी जो दिया है वो वेरिएबल है। और टी नॉट से ईटा टी नॉट तक जाने का हमें वर्क डन निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे जब सी वेरिएबल होगा तो यहाँ पे अगर आपको हीट गिवन निकालना होगा तो हीट गिवन के लिए क्या करोगे, हीट गिवन के लिए आप क्या करोगे, क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, या डी क्यू इक्वल टू लगाओगे एन सी डी टी और इंटीग्रेट करोगे। अगर सी वेरिएबल है तो एक छोटे से डी टी टाइम का डी क्यू निकालोगे और इंटीग्रेट करोगे ना। अब यहाँ पे देखो वैल्यू डाल दो,
एन की वैल्यू देखो 1 मोल दी गई है ना, क्वेश्चन में 1 मोल लिया गया है, तो ये 1 मोल हो गया। सी की वैल्यू है ए अपॉन में टी डी टी, डी टी है ना यहाँ पे। और टेम्परेचर हम कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, टी नॉट से ईटा टी नॉट। ए बाहर आएगा 1/t का इंटीग्रेशन एल एन टी ना, और लिमिट डाल देंगे फिर यहाँ पे हम लोग। ये सबको क्लियर है, ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू। और u के लिए डेल्टा u का फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहता है ना, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा u का फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा। ना, तो डायरेक्ट वर्क के फॉर्मूले में डेल्टा क्यू कैसे करोगे, डायरेक्ट वर्क के फॉर्मूले में डाल करके। यहाँ पे इसको 1 डाल दोगे, इसको लिख दोगे आर ओवर गामा माइनस 1, और डेल्टा टी कितना आ जाए, ठीक है। अब आपको देखो डेल्टा यू पता है और क्यू पता है। डेल्टा यू और क्यू अगर पता है तो अब हम लोग वर्क निकाल सकते हैं ना, ये पता है और ये पता है, ये निकालना है। समझ आ रहा है बच्चों। यहाँ पे क्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करना था, डेल्टा यू का हमेशा फॉर्मूला सेम रहेगा एन सी वी डेल्टा टी, तो ये लगा करके डब्ल्यू निकाल लेंगे। समझा क्या। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बताओ। हाँ, आप चाहे तो देखो आप ऐसे कर सकते थे, स्मॉल चेंज लिखते डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ऐसे लिखो, और फिर इसमें लिख दो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी यू, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। एक ही चीज है ना, ये आप अलग निकालोगे, ये अलग निकाल के यहाँ डाल दोगे, वही चीज आएगी। लिखने का बस तरीका अलग हो गया है ना। नेक्स्ट बताओ। सी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में श्रेयस, सी आपको दिया हुआ है ना, सी आपको दिया हुआ था श्रेयस, कैसे निकाल रहे हो आप। सीवी नहीं निकालना है यार, सीवी तो, सीवी आपका हमेशा फिक्स होगा ना, उसको आपको निकालना नहीं है। सीवी का यूज करके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सी निकालते हैं ना। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू ना, ये हमेशा इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है ना, और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है, सीवी के। तो इसलिए हम हमेशा डेल्टा यू क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। आप एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगा रहे हो, एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, इंटरनल एनर्जी के लिए तो हमेशा यही लगाओगे ना, इसमें थोड़ी फॉर्मूले में चेंज कर दोगे।
श्रेयस मैथमेटिकली नहीं सोचो, कॉन्सेप्चुअली सोचो। श्रेयस समझ आ रहा है ना, यू के लिए हमेशा आप यही लगाओगे ना, एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, और एफ आर बाई टू को हमेशा आप सीवी लिख देते हो, क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल है ना, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। सीवी और एफ आर बाई टू इक्वल होते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे इसी फॉर्मूले को लिख देते हो। चमका कुछ श्रेयस, क्या बोल रहा हूं? श्रेयस कहाँ गया? आवाज आ रही है? सीवी एक साथ कांस्टेंट और वेरिएबल? सीवी कहाँ कांस्टेंट और, सीवी तो कांस्टेंट ही है ना भाई। सी इक्वल टू सीवी प्लस आर ओवर, सीवी की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, देखो सी इक्वल टू सीवी प्लस आर ओवर वन माइनस एक्स। ये प्रोसेस कब लगा पाते आप? देखो बच्चों, अब श्रेयस को थोड़ा सा और अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये देखो श्रेयस, देखो भाई, ए इक्वल टू बी प्लस फाइव, ए इज वेरिएबल, बी इज वेरिएबल। तो अब आप श्रेयस क्या बोल रहा है, फाइव इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज वेरिएबल, बी इज वेरिएबल, सो फाइव इज ऑल्सो वेरिएबल। श्रेयस भाई क्या बातें कर रहा है तू? यहाँ पे ये टर्म वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है, इसका मतलब क्या ये भी वेरिएबल है? जब तक श्रेयस के मजे न लो तब तक श्रेयस समझेगा नहीं। इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए हमेशा आपको ये फॉर्मूला लगाना है गैस के लिए। ये कैसे पता कांस्टेंट है? अगर सी चेंज हो रहा है तो ये टर्म भी चेंज हो रहा होगा ना। पहले आप सी जो ए बाई टी लिखा है, इसको पहले आप लिख पाओगे ऐसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से? यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको ये लगाना पड़ेगा ना, पी बाई एन इंटू डीवी बाई डी टी ना। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे, ये टर्म भी वेरिएबल आ रहा होगा ना इस बार। अगर आप ऐसे लिख पाओ सी के का यूज करके पीवी के पावर एक्स, वैसे तो लिख नहीं पाओगे, अगर लिख पाते तो वेरिएबल आता है, ये टर्म वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे ये भी वेरिएबल है। बाकी श्रेयस अब मैं और नहीं समझा सकता, ये याद कर ले तू। यहाँ पे ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, फाइव कांस्टेंट है ना, तू ज्यादा दिमाग लगा रहा है। इंटरनल एनर्जी भाई श्रेयस क्या होती है? इंटरनल एनर्जी तो एन एफ आर टी बाई टू होती है ना। अब तू बोल रहा है कोई और भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं इंटरनल एनर्जी के लिए? अपन ने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इंटरनल एनर्जी के लिए, अब तू लगा ले कुछ भी। बच्चों अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगला क्वेश्चन बताओ। जिसको अब भी डाउट है वो एक बार और अच्छे से सोचो ना, मैंने यहाँ बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। A refrigerator placed in room at 300 Kelvin has inside temperature 264। हाँ ठीक है श्रेयस। देखो रूम टेम्परेचर फ्रिज का दिया है और अंदर का टेम्परेचर दिया है ना। हाउ मैनी कैलोरी ऑफ हीट shall be delivered in the room for each 1 calorie of energy consumed by the refrigerator ideally। देखो ये बोला जा रहा है
कि रेफ्रिजरेटर है ना, कोल्ड वाले पार्ट का टेम्परेचर कितना है 264 केल्विन, T2 की वैल्यू दी है। हाँ सोलोनी, यही तो उसको समझा रहा हूं कब से कि U इक्वल टू होता है NF/RT/2, F चेंज नहीं होगा, U चेंज नहीं होगा, बट वो पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा रहा है। और बाहर जहाँ पे हॉट रिजर्वायर है ना, इधर से कुछ Q2 हीट निकाल रहे होंगे, Q1 बाहर फेंक रहे होंगे, और बदले में इसके लिए कुछ W साथ में वर्क करना पड़ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी कैलोरी ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम। Q1 पूछा है ना, रूम में कितनी हीट जाएगी फॉर ईच 1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर। 1 किलो कैलोरी कंज्यूम्ड का मतलब ये होगा ना जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो कंज्यूम करेगा। लैंग्वेज देखो भाई, एक बार लैंग्वेज मुझे भी समझाओ। 1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर, इसका यही मतलब होगा ना जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो W होगा ना। तो हमें बताना क्या है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू बतानी है। हमें क्या दिया है, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। हाँ, Q1 माइनस Q2 हमें दिया हुआ है ना जो कंज्यूम हो रहा है, और Q1 बताना है। Q1 बाई Q2 किस रेशियो में होगा, T1 बाई T2 रेशियो में होगा। T1 की वैल्यू दी है 300 और इसकी दी है 264। ठीक है, तो हम यहां से Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू 264 अपॉन में 300, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे ना। W हमें दिया है 1 किलो कैलोरी, सब कुछ किलो कैलोरी में ही निकाल रहे हैं ना। W 1 किलो कैलोरी है, Q1 माइनस Q1 इंटू 264 अपॉन में 300, तो ये कितना आ जाएगा, एट पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज 1, चलो एक्सरसाइज 1 में बताओ। एक्सरसाइज 1 का 14th 5th, एक्सरसाइज 1 का 5th देखते हैं पहले। श्रेयस इंटेक्स की बात कर रहा है क्या अभी तू? ठीक है, तो पहले उसमें 5th पहले आ रहा है ना, पहले 5th देखते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5, 2 भी है, 2 देख लो फिर पहले। 2 में देखो क्या है, अबे 2 के लिए तो 1 भी देखना पड़ेगा। 1 में देखो क्या है, हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। 1 में देखो क्या है,
पीवी ग्राफ हमें दिया हुआ है, ए बी सी डी ऐसे है, ये है, ठीक है। तो अब एक मिनट बस। तो अब देखो इसमें क्या बोला गया है, हमें क्या क्या गिवन है। व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी ना, स्टेट ए से स्टेट बी ले जाया गया है along the path A C B, it is found that quantity of heat absorbed, इधर के लिए A C B के लिए Q की वैल्यू दी हुई है और वर्क डन दिया हुआ है। along the path ADB, ADB का Q दिया हुआ है और वर्क डन पूछा गया है पहले वाले क्वेश्चन में। पहला वाला पार्ट तो सबको क्लियर होगा ना, कि एक बार हम इधर से जा रहे हैं और एक बार इधर से जा रहे हैं। ए से बी जाना है, एक बार ए सी बी पाथ है और एक बार ए डी बी पाथ है। तो दोनों ही पाथ के लिए डेल्टा यू तो सेम होगा ना, डेल्टा यू दोनों के लिए सेम होगा। तो इधर से Q माइनस डब्ल्यू निकालो, यहां से Q माइनस डब्ल्यू निकालो, दोनों इक्वेट कर दो। पहले पाथ का Q और W बराबर दूसरे पाथ का Q और W का डिफरेंस ना, यहाँ पे रख दो। Q1 दिया है, W1 दिया है, Q2 दिया है और W2 पूछा है। तो ये तो सबका हो गया होगा। फिर अब अगले पार्ट में पूछा गया सेकंड में, इन द अबव क्वेश्चन इफ वर्क डन ऑन सिस्टम अलोंग द कर्ड पाथ BA इज 52 जूल देन हीट एब्जॉर्ब। अब B2A की बात कर रहा है, वही सेम चीज फिर से। B2A में अगर आप जाओगे तो A टू B में U अगर बढ़ा होगा तो B2A में उल्टा हो जाएगा ना। पहले A टू B का अगर निकालो तो यहाँ डेल्टा U कितना आया हुआ है, A से B जाने में डेल्टा U अगर 120 है ना, सब्ट्रैक्ट किया ना, तो B से A आने में डेल्टा U कितना होगा ना, B से A आने में उल्टा हो जाएगा ना, इंटरनल एनर्जी चेंज -120 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर W ऑन द सिस्टम है तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, माइनस में होगा 52। तो हीट एब्जॉर्ब पूछा है ना, हीट एब्जॉर्ब पूछा है, इसका मतलब कितना हीट देना पड़ा है। तो अब वो निकाल लो फर्स्ट लॉ में डाल करके, हो जाएगा सेकेंड। आदित्य कुरने तूने ही पूछा था, हाँ। फिर नेक्स्ट बताओ, अब फिफ्थ वाला था ना। लिखने का टाइम तो नहीं चाहिए ना, चलूं आगे फिफ्थ में ना। फिफ्थ में देखो क्या है, इन अ प्रोसेस डेंसिटी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज डबल देन चेंज इन द प्रेशर। देखो आप P इक्वल टू रो आर टी बाई एम होता है, ये आपको पता है। PV इक्वल टू NRT को हम ऐसे भी लिखते हैं, जहां पे रो डेंसिटी होता है ना। अब इसमें देखो आपको बोला गया है डेंसिटी कांस्टेंट है ना, ये वाला टर्म जो है हमारा कांस्टेंट है रो। इफ द टेम्परेचर इज डबल, अगर टेम्परेचर को आप डबल कर दोगे, देन चेंज इन प्रेशर, अगर T डबल होगा तो P भी डबल होकर 2P हो जाएगा। तो चेंज कितने का आएगा, चेंज कितने का आएगा, P से 2P हो गया तो चेंज P का आया ना। तो 100% का चेंज आया ना, जितना पहले P था उतने का ही चेंज है, तो उसको क्या बोलोगे, 100% का चेंज आया है।
परसेंटेज निकाल के तो नहीं समझाना पड़ेगा ना। P से 2P हुआ तो 100% का चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 8th। 8 में देखो क्या है, वैल्यू ऑफ द रेशियो CP/CV फॉर हाइड्रोजन इज, गामा की वैल्यू दी है बट डिक्रीसेस टू 1.4। अच्छा, टेम्परेचर के साथ देखो यहाँ गामा चेंज हो रहा है ना, गामा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं ना, रोटेशन वगैरह कम टेम्परेचर पे रुक जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो भी आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस राइज इन टेम्परेचर CP रिमेन्स कांस्टेंट बट CV इंक्रीसेस। CP, अब देखो भाई, हमें पता है कि CV क्या होता है, FR/2। कम टेम्परेचर पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था, केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू कम टेम्परेचर पे 3 थी ना, और ज्यादा टेम्परेचर पे 270 के ऊपर आने पे रोटेशनल भी आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 5। तो F चेंज हो रहा है तो CV भी चेंज होगा। और CP-CV की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, R। CP इक्वल टू क्या होगा, CV+R। तो CV चेंज हो रहा है तो R भी चेंज हो रहा होगा। अच्छा, हाँ नहीं तो केल्विन है तो क्या हुआ, अपन ने रोटेशन देखा था ना, 270 केल्विन के ऊपर रहता था ना, रोटेशन आता था। 300 केल्विन हुआ तो रूम टेम्परेचर पे आ गए ना चवन। ना डिफरेंस देखो, CP-CV का आर रहेगा ना, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, तभी डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आर रहेगा। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। KTG का तो हो गया है ना, एक्सरसाइज 1। KTG का बचा है क्या, हो गया है ना KTG का। ठीक है, अभी तो थर्मोडायनेमिक्स का ही करना था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर एन आइडियल गैस हीट कैपेसिटी, 1 मिनट अलाउ करता हूँ, रुक जा। हेलो हाँ हाँ श्रेयस बता। सर, इसमें दोनों इक्वली कैसे इंक्रीज होंगे, मतलब सेम अमाउंट से होंगे तो फिर गामा चेंज ही नहीं होगा। आज श्रेयस ने एकदम सोच रखा है कि बेसिक मैथमेटिक्स में मचा के रख दूंगा मैं। देख, अगर दो चीज का डिफरेंस कांस्टेंट है आर, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, तभी हो पाएगा ना। अब मान ले अगर एक 10 है एक 5 है, रेशियो अलग चीज है, अगर दोनों को मैं 2 से बढ़ाऊंगा तो क्या रेशियो सेम रहेगा या चेंज होगा। रेशियो चेंज हो जाएगा, डिफरेंस चेंज नहीं होगा ना सेम अमाउंट से बढ़ाने पर। श्रेयस कहाँ है, 10/5 है, वो दोनों में 2 ऐड करूंगा तो रेशियो सेम रहेगा अलग हो जाएगा।
लग रहा है फिर रात में तूने एचसी वर्मा ज्यादा पढ़ लिया आज। गामा की वैल्यू क्या होती है? सीपी बाई सीवी। अगर दोनों में एक्स अमाउंट से बढ़ा दूं तो ये गामा चेंज हो जाएगा या सेम बना रहेगा? अबे यार श्रेयस, कब समझेगा? देखो भाई, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोग गामा निकालते हैं। बहुत टाइम पास करा रहा है यार ये। इसका तो बेसिक मैथमेटिक्स का ही क्लास लगाना पड़ेगा। देखो भाई, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था तो गामा कितना था? सीपी बाई सीवी। सीपी की वैल्यू तब कितनी थी? सीपी कितना रहा होगा? सीवी प्लस आर। तो ये क्या आ जाएगा? 5r/2। और सीवी कितना था? 3r/2। फिर जब डायटोमिक हो जाएगा ना, जब डायटोमिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया तो सीवी कितना हो गया? 5r/2। और सीपी कितना हो गया? 5r/2 प्लस आर, 7r/2। डिफरेंस फिर से देखेगा तो कितना बढ़ गया है? बहुत जल्दी समझ गया श्रेयस तू। अच्छा, केटीजी का कुछ रह गया था क्या? कितने रह गए होंगे केटीजी के डाउट? एक दो रह गए हैं। ठीक है, तो अभी इसका 1 कंप्लीट होने के बाद 2 का उसका देख लूंगा ना। इसका तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आज, तो ये होने के बाद देख लूंगा। चलो अगला डाउट बताओ। कल पे तुझे बेइज्जती कराने का बहुत मन कर रहा है। 9 देखो भाई। अभी ये हो जाने दे कल पे, फिर तेरा पर्सनल डाउट देखता हूँ। 9 देखो। हाँ, एंड में कर देंगे। बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम अंडर दिस कंडीशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। देखो, जब स्टीम यहां पर हो रहा है, वाटर से लिक्विड से वेपर बन रहा है। लिक्विड से जब वेपर बन रहा है तो टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है? टी कांस्टेंट है ना। जहां पे टी कांस्टेंट होगा वहां पे स्पेसिफिक हीट क्या बोलोगे? इनफाइनाइट बोलोगे ना। तो इस कंडीशन में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब का स्पेसिफिक हीट पूछा गया है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वही दिया है। जहां पे भी टी कांस्टेंट रहता है ना, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो वहां पे भी स्पेसिफिक हीट क्या लिखते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट बताओ। 11th। 11 देखो। फॉर एन आइडियल गैस, heat capacity at constant pressure is larger than constant volume ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जैसे पहला है, पॉजिटिव वर्क इज डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस बाय द एक्सटर्नल प्रेशर।
नहीं देखो, सीपी में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, हीट देने में दो काम होते हैं ना। एक तो ये गैस एक्सपैंड होने में, कुछ वर्क करने में हीट चली जाती है, कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में। तो हीट जब दे रहे हैं तो दो काम हो रहे हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, जब हीट देते हो तो केवल टेम्परेचर बढ़ाने में हीट जाती है ना। तो यहाँ एक ही काम हो रहा है, इसलिए ये हीट कम रहती है ना, ये हीट ज्यादा रहती है। समझ आ रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देना पड़ता है क्योंकि वर्क भी हो रहा होता है। तो इस हिसाब से जैसे पहला ऑप्शन में बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि पॉजिटिव वर्क इज डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस बाय द एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा होता है, जब हम हीट देते हैं तो गैस एक्सपेंड होती है ना, तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है ना, एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क नहीं करता ना। तो पहला ऑप्शन गलत है ना, उसमें बोला गया एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब गैस निगेटिव कर रही है। पॉजिटिव वर्क इज डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन बाय द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, तो यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर वगैरह है उसके अगेंस्ट में ये ऊपर जा रहा है और गैस पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। आइडियल गैस में सी ऑप्शन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, आइडियल गैस में फोर्स नहीं लगता ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सी गलत है ना, बाकी आगे वैसे डी भी गलत है। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब अगर ये जैसे पिस्टन को ऊपर उठाना है तो यहाँ पे कोई फोर्स होगा ना जिसके अगेंस्ट में उठाना है। अगर कोई फोर्स ही नहीं होगा तो उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेयर है ना, बाहर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अगेंस्ट में ऊपर उठा रहे हो। नेक्स्ट, 14th का आंसर गलत दिया है। सॉलिड के लिए सीपी माइनस सीवी की वैल्यू पूछी गई है ना। हाँ, सी होगा, सी होगा। सॉलिड में क्या होता है, जो एक्सपेंशन वाला काम होगा, सॉलिड को जब आप हीट दोगे तो एक्सपेंशन तो बहुत हल्का सा होता है ना, अगर वो वॉल्यूम बहुत हल्का सा बढ़ेगा तो एक्सपेंशन में वर्क डन भी बहुत कम होगा ना। तो इसलिए बहुत थोड़ा सा क्यू देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा ना। तो वहां पे क्यू इक्वल टू जो डब्ल्यू जो एक्स्ट्रा गया वो बहुत थोड़ा है। तो जैसे एक्स्ट्रा हीट जो सीपी होगा वो बहुत हल्का सा सीवी से ज्यादा होगा। हाँ, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा ना, तो इसलिए सीपी इज स्लाइटली ग्रेटर देन सीवी होना चाहिए। तो इसका सी होगा ना। श्रेयस यही दिया है ना, सी दिया है ना। हाँ, सी दिया है। समझो ना, गैस तो ज्यादा एक्सपैंड करती है लेकिन ये बहुत कम एक्सपैंड करेगा। अगर वॉल्यूम में बहुत कम एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन भी बहुत कम होगा ना। तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा जो ऐड हो रहा है बहुत कम है। कुछ समझ आ पा रहा है? हाँ, बट तूने उसमें चेक कर लिया ना, सोल्यूशन में चेक कर लिया ना। सोल्यूशन में क्या दिया है श्रेयस? सी दिया है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। 12th।
देखो कोई भी गैस की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कुछ भी हो सकती है ना, हमने देखा ना, C इक्वल टू CV ओवर आर, CV प्लस आर ओवर 1 - x, ये x कुछ भी हो सकता है ना। PV के पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x कुछ भी हो सकता है, 1/2 -1/2 कुछ भी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी पॉसिबल है ना। हाँ, एक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगी, बट पूछा गया है कि एक गैस की कितनी स्पेसिफिक हीट हो सकती है, CP CV, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है ना, अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग होंगी। नेक्स्ट 13th, में देखो क्या है। देखो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है ना, कुछ ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस में, जब आप हीट दे रहे हो, अगर आप हीट दे रहे हो तो वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 13th वाले में जब प्रोसेस हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे जब आप हीट दोगे तो कुछ अमाउंट वर्क डन में जाएगा, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा। और जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारी की सारी एनर्जी केवल कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाती है ना। तो फिर कौन सा क्यू, CV ज्यादा होगा या इस प्रोसेस का C ज्यादा होगा। C ज्यादा होगा या CV ज्यादा होगा फिर। C ज्यादा होगा ना, क्योंकि CV में तो केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इस प्रोसेस में दोनों हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और वर्क भी हो रहा है। तो दो काम में हीट जा रही है ना, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फिर यहाँ पर। 13 क्लियर है। नेक्स्ट 18th, में देखो क्या है, 16th भी है। 16 देख लो पहले। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस ऑफ अ डायटोमिक गैस if it does a work of Q/4 when heat of Q is supplied to it। देखो आपको बोला गया है कि वर्क दिया है Q/4, अभी देखते हैं एक मिनट, और हीट सप्लाइड दिया है Q। तो आप यहां से देखो डेल्टा U निकाल लोगे, और आपको यहाँ पे प्रोसेस का C निकालना है ना। प्रोसेस का C कैसे लिखोगे, Q को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे NC डेल्टा T, और इसको लिखोगे NCV डेल्टा T ना। इक्वेशन 2 को 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी ना। चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। 16th हो जाएगा। CV को FR/2 लिख देना है ना, डायटोमिक गैस है तो F की वैल्यू 5 डाल देना है ना, CV को 5R/2। नेक्स्ट 17, when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, ये तो फिर वही रेशियो पूछा है श्रेयस।
अपन ने देखा है ना आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू एक रेशियो में रहते हैं, ये निकलवाया था ना। तो आपको यही पूछा गया है कि डेल्टा यू और क्यू में क्या रेशियो है, कितना फ्रैक्शन होगा वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस का क्यू लिख दो, डेल्टा यू का क्यू लिख दो, ऐसे लिख के डिवाइड कर दो। तो डेल्टा यू बाई क्यू कितना आ जाएगा, आपको यही फ्रैक्शन पूछा है ना, डेल्टा यू क्यू का कितना फ्रैक्शन है। नेक्स्ट, इक्कीस का सब लोग करेक्शन कर लो, श्रेयस बोल रहा है सॉल्यूशन से वेरीफाई किया है उसने। 21 का ए ऑप्शन कर लेना। इक्कीस का सब लोग करेक्शन कर लेना ना। हाँ, 21 का ए ऑप्शन कर लो। फिर 27, पता नहीं ये श्रेयस बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन में ए दिया, इधर ए नहीं है शायद बोल रहा है। फिर भी डाउट है, ठीक है फिर बताता हूँ, एक मिनट। 21 देखो भाई, a gas is contained in a metallic cylindrical fitted with a piston. Gas is suddenly compressed by pushing the piston downward and is maintained at this position. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है, कोई अपने ऐसे कंटेनर लिया है और इसमें मेटेलिक सिलेंडर था और इसमें पिस्टन लगा है। देखो यहाँ पे ये मेटेलिक है ना, मेटेलिक है मतलब वो हीट का कंडक्टर है ना, हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकती है ना। अब अगर आप इसको सडनली प्रेस कर दोगे, सडनली प्रेस करोगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, अगर आप सडनली करोगे फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ना, फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक होगा ना, क्योंकि हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा उसको सराउंडिंग से। अचानक से प्रेस करोगे इसको नीचे तो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना तुरंत, तो ये 0 होगा। और इसको आप प्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डब्ल्यू निगेटिव होगा ना, अगर डब्ल्यू निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये निगेटिव इधर जाएगा तो डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो आपने जब इसको प्रेस किया नीचे को, तो प्रेस करने के बाद क्या हो गया, मान लो यहाँ आ गया है पिस्टन और टेम्परेचर पहले से बढ़ चुका है। पहले मान लो टी नॉट था, यहाँ पे भी टी नॉट, बाहर भी अंदर भी टी नॉट, फिर बाद में क्या हुआ, प्रेस करते ही यहाँ का टी नॉट बढ़ गया, टी बढ़ गया, बाहर अब भी टी नॉट है। तो अब हीट क्या होगी, बाहर को फ्लो करेगी ना, मेटेलिक कंडक्टर है ये, तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब टेम्परेचर कम होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या आप वी को चेंज कर रहे हो, इसको आपने होल्ड कर रखा है ना, बोला है क्वेश्चन में पिस्टन को होल्ड किया हुआ है, तो वी तो कांस्टेंट रहेगा ना, वी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अब क्वेश्चन पहले सभी लोग ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में यहां से यहां का नहीं पूछा है, क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक बार यहां आ गए इस पोजीशन पे फाइनल पे फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा फिर क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को, एक बार प्रेस करके फिर छोड़ वहीं पकड़े हुए हैं, तो अब क्या होगा आगे ये बताना है। तो आगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, टेम्परेचर कम होगा, अगर इधर टी कम होगा तो इधर पी कम होगा ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, आपने पिस्टन को पकड़ रखा है ना, तो वी नहीं चेंज होगा ना। तो यहाँ पे टी कम हो रहा होगा, टी कम हो रहा होगा तो प्रेशर भी कम हो रहा होगा, तो इस हिसाब से प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर डिक्रीसेस। 21 का तो बी आ रहा है,
श्रेयस तू तो बोल रहा था ये आ रहा है। अबे यार, सॉल्यूशन में भी फिर गलत ही दिया है, यही आएगा ना, बी आएगा, प्रेशर डिक्रीज ही होगा। हाँ, एज द टाइम पासेस दिया इसलिए। वेरी गुड कल्पेश, तो अब इंग्लिश इंप्रूव होती जा रही है। सॉल्यूशंस तो यार शॉर्ट में रहते हैं ना, इसलिए कई बार ऊपर से चले जाते हैं। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बोलो बच्चों। 28, 26, 27, सब बता दो। यार कल्पेश मॉड्यूल तो बाकी और भी टीचर्स रहते हैं, उनका हेल्प लेते हैं, सब काम कैसे कर पाएंगे? कई बार हो जाते हैं मिस्टेक्स। तो चलो अब अगला बताना है 26। 26 नंबर देखो। 26 मॉड्यूल वाला है। एट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, अच्छा ये बल्क मॉडुलस का है ना, ये छोड़ दो। हाँ, मॉडुलस वाला है, ये अभी छोड़ दो ना। ठीक है, 26 के बाद 27। 27 है क्या? कोई नहीं बोल रहा है तो 28 करते हैं। 28 क्या है? अ सर्टेन गैस मास ऑफ एन आइडियल गैस। अभी कितने बचे हैं यार, आज हो पाएगा कंप्लीट? 47 हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़े और बचे हैं। अ सर्टेन गैस ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। देखो 28 में बोला गया है कि पहले कोई गैस को आपने आइसोथर्मली कंप्रेस किया ना। अगर आपने इसको ऐसे आइसोथर्मली कंप्रेस किया, वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। चमन ट्रेन निकल गई, अब तू लेट हो गया। फिर इसको आपने एडियाबेटिकली, शुरू में देखो ये V1 वॉल्यूम था और P1 प्रेशर था ना। पहले आपने कंप्रेस किया है ना, तो ऐसे कहीं गया ग्राफ किया होगा। फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है। एडियाबेटिकली एक्सपेंड करोगे तो वो थोड़ा खड़ा वाला ग्राफ आएगा ना, और सेम प्रेशर तक आना है। सेम प्रेशर तक आना है ना, इस लेवल तक आना है फिर से। तो अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ होगा ना, इसमें बोला गया एड, और फिर उसको देन अलाउड टू एक्सपेंड until its pressure comes to original volume। फिर उसको हमने एक्सपेंड किया है। एक मिनट मेरे को और सोच लेने दो इस पे।
फिर एक्सपेंड करना है उसको, एक्सपेंड का कुछ बताया नहीं है ना, तो कैसे भी कर सकते हैं, तो मान लो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये फिर ए ही होगा ना इसमें। देखो ये वाला आइसोथर्मल ग्राफ था ना, और ये वाला एडियाबेटिक ना, तो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में जो ज्यादा वर्टिकल ग्राफ होगा ना, ये ज्यादा वर्टिकल है ना, ये एडियाबेटिक होगा और ये वाला आइसोथर्मल है। और फिर बाद में वॉल्यूम को बढ़ा करके वापस इनिशियल वाली जगह लाया गया है, तो ये वाला ही होगा ना। इस चीज को ग्राफ में दिखाना था ना। अबे चमन, जब इतनी देर तक पूछा मैंने 27 कोई कुछ बताना है तो कोई बोला नहीं, अब बोल रहा है कि 27 नहीं आता। अबे चमन, खाना खाने में बिजी है। 27 देखो, इन फिगर ए एंड बी आर टू एडियाबेटिक कर्व्स ऑफ टू डिफरेंट gases, then A and B correspond to, देखो दो एडियाबेटिक कर्व्स ऐसे बनाए गए हैं ना, तो ग्राफ का स्लोप ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, गामा पी बाई वी, अगर केवल मैग्नीट्यूड देखें। और जिसका ये गामा ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्टिकल होगा ना। इसमें ज्यादा वर्टिकल कौन सा है, ए वाला ज्यादा वर्टिकल है ना, मतलब ए का गामा ज्यादा है बी से। ए का गामा ज्यादा है बी से ना। अब ए और बी देख लो, ज्यादा गामा मतलब क्या होगा, गामा क्या होता है 1+2/f। ज्यादा गामा मतलब एफ कम होना चाहिए, सबसे एफ कम किसका होगा, मोनो एटॉमिक का। जितना एफ बढ़ता जाएगा गामा कम होता जाएगा ना। तो एक डाई एटॉमिक है, और एक मोनो एटॉमिक है, उनमें कंपेयर करना है। तो ए का गामा ज्यादा है मतलब ए मोनो एटॉमिक होना चाहिए ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में ए वाला मोनो एटॉमिक है और बी वाला डाई एटॉमिक है। हो जाएगा चवन। नेक्स्ट। अरे भावेश, फिर हमें पूरा साइन वगैरह देखना पड़ेगा, ऐसे फिर एंगल लेना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। मैग्नीट्यूड देखेगा तो बच जाएगा ना, फिर एंगल नहीं तो इधर से देख करके फिर वो निकालना पड़ेगा। मत उतना कर भाई, आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, तू चाहे मैग्नीट्यूड चेक देखे या डायरेक्शन के साथ देखे, बस थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ। 34। 34। हाँ हाँ, कंप्रेशन में भी एप्लीकेबल होगा। 34। In the following PV diagram of an ideal gas, AB and CD are isothermal and BCD are एडिया। ये करनॉट साइकिल है भाई। 34 देख रहे हो ना, 34 में दो एडियाबेटिक दो आइसोथर्मल, करनॉट साइकिल दिया हुआ है। अबे ये तो बताया हुआ है ना, 34 डायगोनल वाले वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा, VB बाई VC दिया है। आपको पता है कि यहाँ डायगोनल पे वॉल्यूम VA इंटू VC बराबर होगा VB इंटू VD। तो आपको VB बाई VC पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, ये किस दिन के लिए बताया था, आज के लिए। वेरी गुड। अब यार मन, तुम्हें पता नहीं है इसीलिए तुम बार बार पूछ रहे हो ऐसे डाउट। थर्टी सिक्स अब।
36 में क्या है? expansion of unit mass of a perfect gas at constant pressure is shown in figure. A वॉल्यूम होगा, P क्या होगा ये? थर्टी सिक्स में देखो आपको ए और बी क्या हो सकते हैं, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो उसमें बताना है। ऐसा कुछ ग्राफ है, देखो हमें ये पता है P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। अगर ये टी केल्विन में हो जाए, अगर ये टी केल्विन में, सॉरी सेंटीग्रेड में हो जाए, तो इसको आप कैसे लिखोगे? टी प्लस 273 ना। तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंटरसेप्ट फिर क्या आएगा? अभी इंटरसेप्ट भी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना, एक सेकेंड। एन आर बाई वी इंटू टी प्लस एन आर बाई वी इंटू 273। इस ग्राफ में देख लो इंटरसेप्ट हमारा वाई एक्सिस पे निगेटिव है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इसको इस साइड ले जाएं और ये लिखें P माइनस एन आर बाई वी। ये ध्यान रखो, जहां P है यहाँ और V है, इनमें से हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना। V को उधर और P को इधर भी कर सकते थे, कोई एक को करके अभी सोच रहे हैं। फिर एन आर बाई वी से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ वैसे तो सही बात है प्रथम यार, कि ये वॉल्यूम तो नहीं हो सकता। तो आप देखो इससे क्या समझ आ रहा है कि वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए ना। एक्स एक्सिस पे या तो प्रेशर हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है ना। ये इंटरसेप्ट है ना। टी इक्वल टू आया समथिंग पी वी बाई एन आर माइनस 273। अब या तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो, प्रेशर को बना लो ग्राफ, या फिर प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बना लो, और ये इंटरसेप्ट होगा। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होगा ना। तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल है? ए ऑप्शन तो नहीं पॉसिबल है ना, वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता, ये सही बात है। वाई एक्सिस पे तो टेम्परेचर ही है ना, और वो सेंटीग्रेड में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? क्योंकि केल्विन में देखो लोग है, केल्विन में पी वी टी कोई का भी ग्राफ बनाने जाओगे तो वो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला आ जाता है ना। पी का टी के साथ बनाओगे या वी का टी के साथ बनाओगे। इंटरसेप्ट भी चाहिए था ना, इसलिए उसको ऐसे लिखना पड़ा। नेक्स्ट 37। 37 में देखो बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी डायग्राम वी कैन कंक्लूड। देखो आपको कोई ऐसा डायग्राम दे दिया है वी और टी का, ऐसा कुछ डायग्राम है ना, और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं दिया है। ये पासिंग थ्रू, यहाँ पे प्रेशर कुछ P1 है, यहाँ पे प्रेशर कुछ P2 है। अब देखो अगर आप V का कैपिटल T के साथ ग्राफ बनाते हो तो वो कैसे आता है? V इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी ना। वो ग्राफ ऐसा आता है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसे कुछ ग्राफ आ रहे होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, जब आप P1 वाले पॉइंट पे हो तो आपको इस वाले ग्राफ के कोई पॉइंट पर खड़े हो ना,
और P2 वाले पॉइंट पे पहुंचे तो कोई इस वाले ग्राफ के पॉइंट पर आ गए, इस ग्राफ से इस ग्राफ में आओगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता जा रहा है बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ, स्लोप कम होता जा रहा है ना, एम कम हो रहा है। अगर स्लोप कम होगा तो वहां पे पी क्या हो रहा होगा, स्लोप कितना है NR/P ना, तो वहां पे P इंक्रीज हो रहा होगा, तो P2 बड़ा होगा P1 से। यहाँ पे कई सारे VT ग्राफ के, इन ग्राफ के पॉइंट्स को मिलाकर के ये बनाया गया है ना, ये इसके कई सारे पॉइंट्स ले लिए गए हैं, उनको मिलाकर के बना दिया गया है। चलें अगले क्वेश्चन पे 39 पर। थर्टी नाइन में देखो क्या बोला गया है, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCD सोन ना, ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को बना करके बनाया गया है साइक्लिक प्रोसेस ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द बेस्ट, रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस ना, इसमें PT ग्राफ बनाना है या VT ग्राफ बनाना है ना, PV ग्राफ को कन्वर्ट करना है। PV ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, PV ग्राफ को समझो कि उस ग्राफ में कहां पे क्या है और उसको देखते हुए ग्राफ बनाओ, ऐसे है। देखो यहां पर हो जाएगा, पहले कांस्टेंट प्रेशर वाला बनाना है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन कराना है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, फिर वॉल्यूम को कम करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ, देख लो अगर नहीं होगा तो बता दो। हो गए सारे फिर 44, 44, an ideal gas heat engine operated in Carnot cycle between this and this, it absorbs this much heat at high temperature, amount of heat converted into work। अबे पांडा, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। हॉट रिजर्वायर इंजन का क्वेश्चन है ना, ये इंजन हुआ, कुछ वर्क कर रहा होगा और कुछ सिंक में जा रहा है। ये आपको T1 दिया है, T2 दिया है ना, T1 हाई टेम्परेचर है, केल्विन में चेंज कर लेना ना, केल्विन में चेंज करोगे तो ये 500 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा 400। आपको बोला गया है कि ये इट एब्जॉर्ब दिस मच हीट ना, Q1 दिया है, ये आपको दिया है, तो वर्क पूछा है, ये वर्क कितना होगा ये पूछा है आपको। Q1 दिया है, Q1/Q2 बराबर होगा T1/T2, तो Q2 आ जाएगा। फिर हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन से Q1 पता है, Q2 पता है, तो वर्क आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 का डाउट क्लास में नहीं डिस्कस हो पाएगा, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा अपन को, तो वो आपको अलग से ही आके पूछना पड़ेगा ना, 1 तक ही क्लास में अपन कर पाएंगे। टू थ्री जो भी है वो सब डाउट आपको बाहर पूछना पड़ेगा, अगली क्लास में मुझे अगला चैप्टर शुरू करना है ना, कोर्स भी खत्म करना है। KTG का एक दो क्वेश्चन बोल रहे थे डाउट रह गया था, वो बता दो, वो बता देता हूँ। KTG का डाउट, हाँ टॉपिक वाइज पहले TWT का डिस्कशन कर लेते हैं। TW, एक सेकंड रुक जाए भावेश, शांत।
स्पैमिंग नहीं चलेगी भावेश। TWT मैथ में लिमिट्स, लिमिट्स या ITF, ITF था तो लास्ट वीक, अभी नहीं वो कंप्लीट हुआ है। बाकी लोग बोलो, सब ज्यादातर लोगों का क्या है? ITF ये सब का, ज्यादातर लोगों का ITF है। तो मैथ में हो गया ITF, फिजिक्स में हीट ट्रांसफर हुआ है, तो अब इस वीक में KTG, ना फिजिक्स में KTG हो जाएगा, और केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। फिर अब क्या किया जाए? अभी KTG का जो डाउट थे एक दो वो पूछ लो, जिनको जाना है चले जाओ, बाकी लोग जिनको अभी डाउट पूछना है KTG का पूछ लो। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में शुरू होगा। इलुस्ट्रेशन 414 इसी का, थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का। अच्छा, एक मिनट, इलुस्ट्रेशन 14 देखते हैं। इलुस्ट्रेशन 14 देखो भाई, यार मेरे हिसाब से भावेश ये सब तुम डाउट अलग से पूछ लो। KTG का जो एक्सरसाइज 1 का था वो अभी क्लास में कर लेते हैं। इलुस्ट्रेशन वगैरह वाले डाउट आप अलग से ही पूछ लो, वही बेटर होगा। चवन तुम भी इलुस्ट्रेशन वाले डाउट अलग से पूछ लो। हाँ नहीं, लेकिन बाकी बच्चे फिर बोर होने लग जाएंगे ना, वो चक्कर है। KTG का बताओ, KTG में जो रह गया था डाउट अपना, तुम लोग आते रहते हो ना, अलग से तब पूछ लेना ये इलुस्ट्रेशन। KTG नहीं है अब? मुझे लगा भावेश पे क्वार्टर का इफेक्ट फिर से आ गया क्या। ठीक है, अब कोई KTG वाला तो नहीं बोल रहा है, तो क्या करें, इलुस्ट्रेशन बता दिया जाए? बाकी बच्चे क्या बोलते हो, करना है तुम लोग को इलुस्ट्रेशन ये 8 और 14? अबे तू नहीं पूछा है, तू ही यस प्लीज कर रहा है। ठीक है चलो, बाकी लोग भी रेडी हैं, जिनको जाना हो चले जाना ना, जिनको जाना हो जा सकते हो। मैं अब इसका भावेश का डाउट बता रहा था, भावेश और श्रेयस इन लोगों का। इलुस्ट्रेशन 14 देखते हैं। बाय श्रेयस, बाय। देखो भाई, इलुस्ट्रेशन 14 में क्या है? एन एडियाबेटिक सिलेंड्रिकल ट्यूब is fitted with an adiabatic separator. 17 का ये ऑप्शन बताने वाला था, क्या था? एक सेकंड देखूं। एब्सोल्यूट वाला, अच्छा हाँ, यार वो तो भूल गया मैं देखना। देखता हूँ, आज देखता हूँ ना, ध्यान नहीं रहा मुझे देखने को। हाँ, कुछ एब्सोल्यूट वाला तो था, मुझे याद आ रहा है अभी, देखता हूँ। भावेश इलुस्ट्रेशन 14 ही बोला है ना तूने? वही देख रहा हूँ, ये एडियाबेटिक सेपरेटर ये वाला जिसमें डायग्राम है। नंबरिंग गलत है।
उसके पहले वाला है, जो नंबर लिखा है वो बता दे भाई। अच्छा, एक दो जगह 14 लिखा है, ओके ओके, इसके पहले वाला 14, हाँ हाँ ठीक है भाई। Why it is cooler at the top of the mountain than at the sea level? देखो भाई, ये बोला गया है कि माउंटेन के पास में टेम्परेचर कम रहता है देन द सी लेवल। तो जब ऊपर एयर जा रही है ना, अगर हम यहां से यहाँ पे कंपेयर करें, यहां से एयर जब उधर गई ना, तो उसमें क्या हो रहा होगा, एक मिनट रुको यार, मेरे को थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा। व्हाई इट इज कूलर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन देन द सी लेवल। देखो इसमें भावेश कुछ ऐसा है कि यहाँ की एयर जब उठ के इधर जाएगी ना, तो उसमें यहाँ पे कोई हीट नहीं उसको मिला है ना, एयर अब नीचे से उठ के अगर ऊपर जाती है तो वो हीट उसने रिसीव नहीं किया है, और वो एक्सपैंड हो जाएगी ना, ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो जाता है ना, ऊपर प्रेशर कम होगा नीचे से, तो वो एक्सपैंड होगी। अगर गैस वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां वर्क डन क्या आएगा, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव आता है ना गैस का। तो ये पॉजिटिव जब उधर जाएगा तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना। डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर कम हो रहा होगा। ठीक है, समझो ना क्या दिया हुआ है। फिर इलस्ट्रेशन 8 था ना, चवन का डाउट। 8 देख लो अब। 8 तो क्लास में कराया है ना चवन, सेम क्वेश्चन कराया है कि पानी को अगर हम लोग वेपर में चेंज करेंगे, पानी को वेपर में चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। भावेश, नहीं ये चमन, चमन ये क्वेश्चन क्लास में किया तो था भाई। अरे यार देख, पानी को जब तू लिक्विड फेज से अगर आप वेपर बनाओगे, तो एक तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, और ये सब किस पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सब कुछ हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है यहाँ पर। तो आइसोबारिक प्रोसेस लगा करके वर्क डन निकालोगे, पी डेल्टा वी ना, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हीट कितना देना पड़ा, तो आपको लिक्विड से वेपर में चेंज करने में हीट कितना देना पड़ता है, Q इक्वल टू ml। वर्क डन आ जाएगा, Q आ जाएगा, तो डेल्टा यू निकाल सकते हो। और डेल्टा वी कैसे निकालोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास ओवर डेंसिटी करके। ठीक है, अब बस कल्पेश का एक लास्ट डाउट बता देता हूँ, बस खत्म। कल्पेश को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी निकाला था, तो उसमें डाउट है। देख ये फॉर्मूला आ गया था कल्पेश। अब इसमें मुझे dv बाई डी टी की वैल्यू डालनी है, dv बाई डी टी की वैल्यू यहां से इक्वेशन जो दी है उसका यूज करके।
तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये एक सेकेंड, ये पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं अब।